आगे बात करते। तो आप ध्यान से समझ रहे वृत्तीय त्वरण के बारे में। बच्चों आपने हमेशा देखा होगा कि वृत्तीय त्वरण को हम जी से शो करते हैं, है ना। जी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं, ऊपर जाने पे क्या होता है, नीचे जाने पे क्या होता है, ढेर सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ना। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते तो एक बार इसको कंप्लीट देखिए, प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले आपको बता दूं कि वृत्तीय त्वरण आखिरकार निकाला कैसे जाता है और कैसे इसकी वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। सुनिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने ये अर्थ बना के दिखाया, ये अर्थ है मेरे भाई। अर्थ का ये रहा सेंटर, और अर्थ के सेंटर से बताइए इसकी जो रेडियस होती है, इस रेडियस को मैंने क्या मान लिया सर, इस रेडियस को आर ही मान लिया। अब होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने चित्र में देखो यहां पर एक पिंड रखा है मेरे भाई। हर एक पिंड का अपना एक भार होता है जो कहां की ओर काम करता है सर, हर एक पिंड का अपना भार होता है जो सेंटर की ओर काम करता है। तो हमें करना क्या है, हमें इस पिंड के भार को, हरा सर, इस पिंड के भार को ग्रेविटेशनल फोर्स यानी आप कह सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर करना है, ठीक है सर। हमने भार को गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर कर दिया, यानी W बराबर F इंटू जी कर दिया। बताइए सर, भार का मतलब होता है M इंटू जी, और आपको बता दें अगर इन दोनों के बीच मैं वृत्तीय त्वरण का मान लगाऊं या गुरुत्वाकर्षण बल लगाऊं तो इसका द्रव्यमान स्मॉल m मान लेता हूं, और पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए कितना मान लिया सर, कैपिटल M ही मान लिया, है ना। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहना गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर हो जाएगा, Fg बराबर हो जाएगा जी के साथ बताइए क्या हो जाएगा, me, है ना, इंटू m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देख लीजिए तो mg को हमने GME m डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर कर दिया मेरे भाई। जैसे ही आप बराबर करोगे तो आप बताइए m से m कैंसिल, और जैसे ही m से m कैंसिल तो यहां पर स्मॉल जी का देखिए प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आ गया, GME डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। तो जब भी कभी आपसे वृत्तीय त्वरण का फॉर्मूला पूछा जाए ना तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, GME डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर होता है, हरा। आ जाइए बच्चों, ये वाले फॉर्मूले को कई बार एक और फॉर्मूले में ब्रेक किया जाता है। मतलब ये जो हमारा द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान बच्चों, द्रव्यमान को हम घनत्व गुणे आयतन कह सकते हैं, और आयतन की जगह पर हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको पता है कि भैया द्रव्यमान का मतलब होता है घनत्व गुणे आयतन, और आयतन को क्या लिखा सर, 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां से जी का दूसरा फॉर्मूला भी आ जाता है सर, जी का फॉर्मूला दूसरा आ जाता है 4/3 पाई, हरा, रो कैपिटल जी आर ई। क्लियर है। तो बच्चों ये दो फॉर्मूले जो है हमारे स्मॉल जी के होते हैं, और ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को रेडी रखने पड़ेंगे। यहां तक बात सबको क्लियर है? फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। जी का पहला फॉर्मूला GME अपॉन आर ई स्क्वायर, जी का दूसरा फॉर्मूला 4/3 पाई रो कैपिटल जी इंटू आर ई। अब यहां पर मैं आपको दो बातें बताता हूं। देखो जी की वैल्यू रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है, हरा, और जी की वैल्यू ध्यान रखना रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। ये दोनों बातें हमारी सही है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉल जी का मान त्रिज्या पे कैसे निर्भर करता है। बच्चों ये वाला मान आपको तब बताना है जब पृथ्वी का द्रव्यमान कांस्टेंट बोला जाए। जब द्रव्यमान कांस्टेंट होता है तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। और जब भी कभी पृथ्वी का क्या सर, पृथ्वी की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो ध्यान रखना डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो जी समानुपाती आर ही होता है ना। चलो बच्चों, द्रव्यमान कब कांस्टेंट होगा? द्रव्यमान मेरे भाई तब कांस्टेंट होता है जब हम लोग पृथ्वी के कहां जा रहे होते हैं सर, जब हम लोग पृथ्वी के बाहर जा रहे होते हैं। अब देखो अर्थ को छोड़ के जब आप बाहर जाओगे तो हमेशा द्रव्यमान कांस्टेंट होगा है, लेकिन जब भी कभी आप पृथ्वी के कहां आ रहे होगे सर, पृथ्वी के अंदर आ रहे होगे, तो पृथ्वी के अंदर आ रहे होगे तो हमेशा ध्यान रखना उसका डेंसिटी कांस्टेंट होगा। तो तब कहां पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है मेरे दोस्त, ये बात आप लोगों को एकदम क्लियर कट समझ में आनी चाहिए कि कौन सी बात को कहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ी बहुत बातें और सुनिए। ठीक है बच्चों, आप देखिए बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं ये जो अर्थ है ना, अर्थ के बारे में 2-3 चीजें सुनिए। अर्थ का द्रव्यमान सबको पता होना चाहिए, 6×10⁻24 किलोग्राम होता है। 6×10⁻24 किलोग्राम होता है। मेरे भाई अर्थ की अगर द्रव्यमान पता है, अर्थ की रेडियस बताइए कितनी होती है सर, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। जब आप लोग द्रव्यमान और त्रिज्या
सर दोनों का मान यहां पर रखते हैं, कैपिटल जी का मान रखते हैं, तो कैपिटल जी, द्रव्यमान, त्रिज्या, इन सब के मान रखने से पृथ्वी के लिए सर पृथ्वी के लिए जी का मान निकल के आता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना ये जी का मान मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है 9.81, लेकिन अगर यही वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में पूछी जाती तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हरा मेरे भाई यही स्मॉल जी का मान अगर फीट पर सेकेंड स्क्वायर में पूछी जाती तो फीट पर सेकेंड स्क्वायर में होता है इसका मान 32। आप लोगों को इनमें से कोई भी डेटा के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों डेटा आपको याद होना चाहिए। बोलिए भाई इतनी बात सबको क्लियर हुई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ इतनी बात क्लियर हुई? हरा अब आगे बात सुनिए बच्चों, इसके बाद आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी के लिए चलो पता है, लेकिन जब भी कभी आप चंद्रमा में जाएंगे, कहां पर? चंद्रमा में, तो मेरे भाई चंद्रमा में जब भी कभी जाएंगे तो उस पर जो ग्रेविटी होती है वो 8/6 होती है। हरा तो पृथ्वी की ग्रेविटी का कितना होता है? चंद्रमा पे ग्रेविटी सर 8/6 होता है, यानी चंद्रमा पर G/6 होता है। बोलिए इतनी बात सबको क्लियर हो गया? फटाफट बताइए जल्दी से, यहां तक सबको बात क्लियर है? तो आप लोगों ने जी के 2 फॉर्मूले समझ लिए। अब मैं आगे और बात बताता हूं। आगे बच्चों आप ध्यान से सुनिए, आगे जी के मान में परिवर्तन की बात करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने क्या दिखाया सर, यहां पर मैंने एक अर्थ बना के दिखाई। ये अर्थ बच्चों ये हमारी अर्थ है ना। आप लोगों को मैं कईयों बार बता चुका हूं, जब हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर पे बताइए जी का मान किसके होता है? सर सेंटर पे जी का मान 0। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, सेंटर में जी का मान 0 होता है। लेकिन जब आप सतह में आते हैं तो सतह में जी का मान कैसा होता है? मैक्सिमम। अब मैं फिर बताता हूं, ध्यान से सुनो, मैंने कुछ चीजें बताई हैं। देखो जी का मान त्रिज्या के समानुपाती भी होता है और जी का मान सर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। समानुपाती तब होता है जब आप पृथ्वी के कहां रहते हो? अंदर, यानी उसका क्या कांस्टेंट होता है? घनत्व। बोलो ये बात बताई ना मैंने अभी। और त्रिज्या यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कब होता है? जब आप पृथ्वी के कहां रहते हो? बाहर। बाहर का मतलब यह हुआ कि ध्यान रखना जब पृथ्वी का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। बोलो याद है? क्लियर? अब देखो होता क्या है, जब आप अंदर थे तो जी का मान r के समानुपाती, तो यहां पर स्मॉल r का मान था 0 है, यहां पर स्मॉल r का मान कैपिटल R यानी किसके बराबर हो गया? सर त्रिज्या RE के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा पृथ्वी के अंदर का हो गया और मेरे भाई ये वाला हिस्सा पृथ्वी के बाहर का हो गया। हालांकि मैंने आपको अभी भी बताया कि जब आप लोग सेंटर पे रहते हो तो स्मॉल r 0 होता है। अगर स्मॉल r का मान वहां 0 रखा जाए तो g का मान भी 0। फिर जैसे जैसे आप कहां की ओर आते हैं? सर जहां से ऐसे आप पराधी की ओर आते हैं, पराधी की ओर जाने पर g समानुपाती r होता है, इसीलिए देखो पराधी की ओर आने पर g बढ़ता रहता है। यहां पर पहुंचने के बाद बताइए g कैसा हो जाता है? सर यहां पर पहुंचने के बाद g हमारा मैक्सिमम। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों, यहां पर पहुंचने के बाद जी मैक्सिमम, लेकिन जैसे आप पृथ्वी के बाहर आते हैं तो जी का मान देखो 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती। सर 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अब जी का मान बढ़ेगा। सर अब त्रिज्या का मान बढ़ेगा, तो ध्यान रखना अब त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो देखो जी का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो मेरे भाई सेंटर से लेकर जब आप परिधि की ओर आते हैं, परिधि से और बाहर जाते हैं तो जी का मान कैसे बदलता है? यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आता है, फिर परिधि पर मैक्सिमम होता है और उसके बाद ऐसे घटना शुरू होता है। बताइए जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर है? फटाफट जल्दी बताइए। है एक बार सेशन को लाइक भी कर देना, ये सब सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में। है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। तो याद रखना ये जो जी का मान है ना, जी का मान मेरे भाई जी का मान जो है GME/RE², ये कई सारे रीजन, कई सारे कारण की वजह से बदल सकता है। हरा जी के मान में परिवर्तन की वजह 4 है। सबसे पहला तो है शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकार के कारण जी का मान बदलता है। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन की वजह से भी जी का मान बदलता है। और मेरे भाई ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ भी जी का मान बदलता है। कैसे?
तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पृथ्वी के आकार की वजह से जी का मान कैसे बदलता है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है ना पूरी तरह से गोल नहीं है, पृथ्वी इलिप्स जैसी है, ध्रुवों पर चपटी है ना। तो मेरे भाई ये क्या है, तो कहना ये हमारा हो गया भूमध्य, ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा भूमध्य हो गया। और ये क्या है, तो कह देना ये हमारे पोल्स हो रहे हैं जिसको आप बोलते हैं ध्रुव, सर ये हमारा ध्रुव हो गया। बच्चों मैंने अभी अभी बताया ना कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, मतलब क्या है कि ध्रुवों पर चपटी है, यानी ध्रुवों पर जो रेडियस होती है मेरे भाई, ये रेडियस बताइए कैसी होती है, मिनिमम, है ना। और भूमध्य रेखा पे बताइए, भूमध्य रेखा पे रेडियस कैसी होती है सर, भूमध्य रेखा पे रेडियस मैक्सिमम होती है। बोलो क्लियर है। अब देखो अगर हम पृथ्वी की सतह में चल रहे हैं, सतह में इसका मतलब पृथ्वी के बाहर चल रहे हैं, तो बच्चों बाहर चल रहे हैं तो हमें यहां पर कौन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा सर, यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम पृथ्वी के बाहर चल रहे हैं। मेरे भाई जब बाहर चलते हैं तो देख लो जी का मान, सर जी का मान देखो त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जहां पर रेडियस कम होगी या रेडियस कम होगी सर वहां जी ज्यादा होगा, और मेरे भाई जहां पर रेडियस ज्यादा होगी सर वहां पर बताइए जी क्या होगा सर, वहां पर जी कम होगा। बोले यहां तक बात सबको क्लियर है। अब आप लोग को मैं बताता हूं कहां पर क्या वैल्यू है। मेरे भाई यहां भूमध्य रेखा में रेडियस मैक्सिमम है, इसीलिए ध्यान रखना यहां पर भूमध्य रेखा में जी कैसा होता है, मिनिमम है। पोल पे रेडियस मिनिमम है, इसीलिए बताइए यहां पर जी कैसा होता है सर, यहां पर जी मैक्सिमम होता है। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे ये रेडियस की वजह से जी के मान में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई है। तो ध्यान रखना पोल पे जी का मान मैक्सिमम होता है और भूमध्य रेखा पे जी का मान मिनिमम। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सवाल मेरा यह है, अगर मैं यहां पर 3 पॉइंट ले लूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर 3 बिंदु दिखाए हैं सर, पहला बिंदु मेरा ए है, दूसरा बिंदु बी है और तीसरा बिंदु सी है। मेरे भाई इन बिंदुओं पर आने वाला वृत्तीय त्वरण GA, GB और GC है, समझना बात को। मैंने यहां पर 3 बिंदु लिए, पहला बिंदु बताइए कौन सा है सर, CBT 1 में क्वेश्चन आते हैं, CBT 2 में क्वेश्चन, क्या कमेंट कर रहा हो भैया नंद किशोर जी है, कमेंट ऐसा कीजिए मैं पढ़ के समझ तो सकूं कि आप क्या बोल रहे हो भाई, पढ़ने में इतना समय चला गया यार, पहले पढ़ लीजिए। तो मैंने आपसे कहा कि ये 3 बिंदु ABC हैं, आप मुझे बताइए इन 3 बिंदुओं में से किस पर वृत्तीय त्वरण ज्यादा होगा, किस पर कम, किस पर बराबर होगा। तो कहना आप अगर इन 3 बिंदुओं को गौर से देखिए तो ये 3 बिंदु में ए बिंदु पोल के नजदीक है, तो जो बिंदु पोल के ज्यादा नजदीक होगा वहां त्वरण ज्यादा होगा ना, है पोल के ज्यादा, इसीलिए बच्चों यहां पर GA ज्यादा होगा, उससे कम GB और उससे कम कौन सा होगा, GC। तो जो बिंदु पोल के ज्यादा नजदीक होगा याद रखना वहां पर आने वाला वृत्तीय त्वरण हमारा ज्यादा होगा। ओके, एक बार सारे बच्चे थम्स अप करेंगे। जी के मान में परिवर्तन और किसकी वजह से, शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकार की वजह से, सबको क्लियर हो गया, बता दो जल्दी से एक बात। चलो दूसरा फैक्टर मैंने क्या बताया था, रोटेशन ऑफ अर्थ, हरा। आप रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में समझो क्या है, हरा बच्चों रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में सुन लीजिए। आपको पता है कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष के अबाउट रोटेट करती रहती है, हरा रोटेट करती रहती है, और बच्चों एक ओमेगा से रोटेट करती है। ओमेगा निकालने का फॉर्मूला होता है, कोणीय वेग निकालने का फॉर्मूला होता है 2π/T। आपको पता है पृथ्वी अपना एक रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट करती है, तो कहना मेरे भाई पृथ्वी अपना एक रोटेशन जो है वो 24 घंटे में कंप्लीट करती है, 24 घंटे में। अगर यही 24 उठा के यहां रख दें तो बच्चों 24 यहां उठा के रखेंगे तो π/12 ये इसका कोणीय वेग आ जाएगा, लेकिन इसका मात्रक जो होगा वो रेडियन प्रति आवर होगा, रेडियन प्रति आवर होगा, है ना। गौतम कुमार मैं बहुत जल्दी PDF भेज दूंगा, और PDF कंप्रेस हो रही है, छोटी हो रही है ना। तो मेरे भाई मैंने आपसे कहा कि आवर्त इसका जो एक घूर्णन में लगा समय वो 24 घंटा होता है, 24 को यहां रख दीजिए तो π/12 रेडियन पर आवर होगा। अब दूसरी बात सुनो मेरे भाई, ये बताइए ये हमारा क्या होता है सर, ये हमारा होता है भूमध्य, है ना। ये वाली जो लाइन होती है इसको बताइए क्या नाम से जाना जाता है, भूमध्य।
और ये वाली जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं सर इसको बोला जाता है ध्रुव यानी पोल। मान लीजिए कोई बच्चा जो है इस तरीके से इस पॉइंट पे खड़ा है मान लीजिए ये चुन्नू है और चुन्नू इस तरह से खड़ा है, भाई पृथ्वी के बाहर कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो बच्चों ये जो चुन्नू है ना, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है चुन्नू। तो बच्चों मेरे ये जो चुन्नू है, ये चुन्नू हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है सर, ये एंगल हमारा बोला जाता है लैम्डा, है ना। ये जो लैम्डा वर्ड यूज किया, इस लैम्डा को बताइए हम क्या नाम से जानते हैं सर? इस लैम्डा को हम बोलते हैं अक्षांश। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इस अक्षांश का नाम है लैटिट्यूड। क्या नाम है इसका? तो कहना इसका नाम है लैटिट्यूड। ओके, तो बच्चों आप गौर से देखिए सर, ये अक्षांश लैम्डा का जो मान है वो भूमध्य रेखा के लिए तो मेरे भाई 0 है, लेकिन अगर ध्रुव के लिए पूछा जाए तो इस लैटिट्यूड का मान कितना होता है सर? लैटिट्यूड का मान होता है 90 डिग्री। तो भूमध्य रेखा के लिए 0 और ध्रुव के लिए लैम्डा का मान 90 होता है। अब आप खुद सोचो, देखो होगा क्या ना, मान लीजिए ये जो पृथ्वी है ये थोड़ा तेज घूमने लगी, पहले धीरे धीरे घूम रही थी ऐसे, फिर तेज घूमने लगी। बच्चों जैसे ये तेज घूमेगी तो इस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तेज घूमते समय ओमेगा ज्यादा हो जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा बाहर की ओर, और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ बढ़ गया तो अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो हमारा mg होगा, तो कहीं ना कहीं उस mg का मान सर, उस g का मान कम हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। तो अगर आपने ओमेगा का मान बढ़ाया, देखो पहले धीमे धीमे घूम रहा था, कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वी तेज घूमी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर करेगा और g का मान कम हो जाएगा। तो यहां पर दो बातें याद कर लो, यहां पर दो बातें। पहली बात, ओमेगा बढ़ाने से, स्पीड बढ़ाने से जी का मान घट जाता है, और स्पीड घटाने से मेरे भाई जी का मान बढ़ जाता है। तो रोटेशन की वजह से जी के मान में क्या परिवर्तन आता है सर? रोटेशन की वजह से जी का मान में क्या परिवर्तन, वो मैंने आपको बताया, क्लियर है। लेकिन अगर यही चुन्नू सर, यही चुन्नू जो है ये ध्रुवों पर खड़ा होता, पोल पे खड़ा होता, तो देखो अगर यही चुन्नू पोल पे खड़ा होता तो मेरे भाई स्पीड चाहे धीरे धीरे नाच रही थी, चाहे तेज तेज नाच रही थी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये पोल पे खड़ा होगा उस समय रेडियस का मान 0। देखो इसकी रेडियस क्या बनेगी मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान से देखिए ना सर, इसके घूमने की, इसके नाचने की रेडियस क्या बनेगी है सर? ये बनेगी इसके घूमने की रेडियस, ये बनेगी इसकी रेडियस, ये इसके घूमने की, ये है स्मॉल आर, है ना। लेकिन जैसे ये पोल पे जाएगा तो स्मॉल आर का मान, त्रिज्या का मान क्या सर? त्रिज्या का मान पोल के लिए 0, तो पोल के लिए क्या होता है, ये हर जगह के लिए। लेकिन ध्यान रखना, ओमेगा बढ़ाइए या फिर ओमेगा घटाइए, मेरे भाई जी का मान कांस्टेंट रहेगा। ये बात कहां के लिए सही है? तो कह देना ओमेगा बढ़ाइए, ओमेगा घटाइए, जी का मान कांस्टेंट रहेगा। मेरे भाई ये बात कहां के लिए सही है? ये बात है पोल के लिए, ये बात पोल के लिए सही है। लेकिन ये बात कहां के लिए सही है? तो कह देना ये बात सही है पोल को छोड़कर। पोल को छोड़कर जितने भी बिंदु है, हर बिंदु के लिए ये बात सही है, लेकिन ओमेगा बढ़ाने, ओमेगा घटाने से जी का मान कांस्टेंट रहेगा। सर ये बात सिर्फ पोल के लिए सही है, ठीक है। पहले आप लोग मुझे, मैं लास्ट में सारे कमेंट रिप्लाई कर दूंगा, पहले आप मुझे ये बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर हो रही है? अब फॉर्मूला सुनिए बच्चों, ओमेगा की वजह से, ओमेगा बढ़ाने और घटाने की वजह से, ओमेगा बढ़ाने और घटाने की वजह से जो जी डैश का फॉर्मूला आता है, याद रखना इस जी डैश का फॉर्मूला होता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। याद रखना, ओमेगा बढ़ाने घटाने की वजह से जी डैश का जो फॉर्मूला होता है सर, वो होता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। सारे टर्म आपको पता है, आर ई पृथ्वी की रेडियस, ओमेगा कोणीय वेग है, और लैम्डा के बारे में आपको पता है। बस जब भूमध्य रेखा की बात होगी तो लैम्डा का मान 0 रख देना, ध्रुव की बात होगी तो लैम्डा का मान 90 रख देना, क्लियर है। तो आपको फाइनली पता चला कि ओमेगा बढ़ाने घटाने से जी के मान में क्या फर्क आता है पोल को छोड़कर, ओमेगा बढ़ाने घटाने से जी के मान में क्या फर्क आता है पोल पर। इसलिए दो बातें अलग अलग हो गई, है ना। चलो अब आ जाइए बच्चों, दो वाले केस और बाकी थे। एक ऊंचाई बढ़ाने वाला, अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, बहुत मजा आएगा। एक ऊंचाई बढ़ाने वाला और दूसरा गहराई में जाने वाला।
देखो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ है ना, ये अर्थ है बच्चों, अर्थ की ये सतह है, सतह पे आने वाला गुरुत्वीय त्वरण जी है, सतह पे आने वाला गुरुत्वीय त्वरण कितना है जी। लेकिन अगर आप लोग सतह से कितनी ऊंचाई पर चले जाते हो, मान लीजिए सतह से h ऊंचाई पर चले रहे, हरा सतह से कितनी ऊंचाई पर चले रहे, h ऊंचाई पे चले रहे बच्चों, h ऊंचाई पे जाने पर जो नया बिंदु आता है, इस नए बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या मान लो, जी डैश। अब क्या होगा सर, कैसे निकाला जाएगा है, तो बच्चों ध्यान रखना ये जो नया बिंदु है, यानी जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो ऊंचाई पे जाने पर जो जी डैश का फॉर्मूला आता है वो ध्यान रखना, जी ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन r या re की पावर -2। मेरे भाई अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं, जब भी कभी आप ऊंचाई बढ़ाएंगे तो ऊंचाई बढ़ाने पर हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ऊंचाई बढ़ाइए जी का मान घटेगा, लेकिन ऊंचाई पर जी का मान निकलेगा कैसे, तो h ऊंचाई पर जी डैश बराबर बताइए फॉर्मूला क्या होता है, जी ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2। ओके चलो गहराई में आते, मान लीजिए आप अर्थ की सतह पे हैं और अर्थ की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, कितना है जी। आपसे बोला दिया कि आप किसी भी गहराई पर चले रहे, देखो गहराई पर जाने का मतलब जैसे कोयले की खान है, आप अंदर पृथ्वी के चले रहे हैं, आप जो है क्या बोलते हैं, किसी ज्वालामुखी के अंदर चले रहे, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप डी गहराई चले रहे, कितना गहराई पर चले रहे, डी गहराई पर। तो बच्चों जब गहराई पर जाते हैं तो बताइए यहां पर नया गुरुत्वीय त्वरण जी डैश कितना होगा। तो सुनिए, अगर मेरे भाई आप गहराई पर चले रहे हैं, गहराई पर अंदर की ओर, तो ध्यान रखना गहराई में भी जाने पर जी का मान घटता है। तो चाहे आप ऊंचाई पे जाइए, चाहे आप गहराई पे जाइए, दोनों कंडीशन में जी घटता है। और गहराई में जाते जाते जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो याद रखना जी का मान 0 हो जाता है, समझ रहे हैं है ना। लेकिन गहराई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों ध्यान रखना गहराई पे जी डैश बराबर फॉर्मूला होता है, जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन आर ई, है ना। तो 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए होता है सर, ये फॉर्मूला हमारा होता है गहराई के लिए। ओके तो आप जल्दी से पहले एक बार कमेंट करके मुझे बताओ दोनों फॉर्मूले आपके रिवीजन हुए नहीं हुए। एक तो जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन आर ई की पावर -2, गहराई में जाने पर क्या होता है, जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन आर ई। क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों यही हमारा, बस इतना ही हमारा गुरुत्वीय त्वरण का कॉन्सेप्ट है ना। अब है क्या ना, जितना भी जो कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया उन सभी पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी तो हमें समझना है मेरे भाई। चलिए अब जल्दी जल्दी मेरे पास 10 से 12 क्वेश्चन है, फटाफट अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। चलो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तो बताइए पृथ्वी का माध्य घनत्व क्या है। घनत्व पूछ रहा है हरा स्मॉल जी के पदों में। तो याद करो स्मॉल जी के पदों में मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था, 4/3 पाई रो कैपिटल जी आर ई था ना। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा वो क्या पूछा सर, डेंसिटी पूछी है, रो का मान पूछा है, बता दो। तो रो का मान हो जाएगा ऊपर 3g है, नीचे 4 पाई कैपिटल जी आर ई। देख लो, तो जो आपका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था उसी फॉर्मूले पर बेस हमारा एक छोटा सा प्यारा सा सवाल, और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। कमेंट आप लोग करते रहिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं, है ना। क्योंकि थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट टाइम ये लीजिए, ये वाला सवाल देखिए, कैथन और रीजन वाला सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। अब थोड़ा सेशन को एकदम लाइक भी कर दीजिए, है ना बच्चों। इन्होंने बोला है कैथन और रीजन गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पृथ्वी के अंदर सभी बिंदुओं पर समान होता है। हाँ ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ओके बच्चों, ये रहा पृथ्वी का सेंटर सी। अब अगर मैं अंदर पृथ्वी के अंदर 3-4 बिंदु ले लूं, पहला बिंदु मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, दूसरा बिंदु मैंने 2 ले लिया, तीसरा बिंदु मैंने 3 ले लिया। पृथ्वी के अंदर मैंने 3 बिंदु ले लिए, तो क्या इन 3 बिंदुओं पर त्वरण समान होगा?
बताइए। हाँ, तो मेरे भाई आप कहना सतह पर जी का मान मैक्सिमम होता है, सेंटर पे जी का मान 0 होता है, तो क्या 1 2 3 बिंदुओं पर जी का मान समान होगा? नहीं सर, जो बिंदु सेंटर के नजदीक है वहां जी कम, तीन सतह के नजदीक है इसलिए 3 बिंदुओं पर जी ज्यादा। तो पहला वाला पॉइंट बोला जा रहा था गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पृथ्वी के अंदर, हरा पृथ्वी के अंदर सभी बिंदुओं पर समान होता है। गलत सर, पृथ्वी के बिंदु पर अंदर सभी बिंदुओं पर समान नहीं होता, गलत है। अगला देखिए, जब आप पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं, केंद्र की ओर जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण बढ़ता है, गलत, यह भी गलत हो रही है। बताइए, अगर आप यहां से केंद्र की ओर आए जाएंगे तो जी का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे सर, जी का मान तो घट रहा है ना। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? डी वाला आंसर होगा। बोलो बोलो जल्दी बताइए, बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए अगला। ये लो, अब ये वाला सवाल देखिए, कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। सवाल देखिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से ऊंचाई और गहराई दोनों के साथ घटता है। इन्होंने बोला है कि जब आप ऊंचाई पे जाते हो या आप गहराई पे जाते हो, दोनों कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से ऊंचाई और गहराई दोनों के साथ घटता है। सर ये बात एकदम सही है, चाहे आप ऊंचाई पे जाइए चाहे गहराई पे जाइए, सर जी का मान तो घटना है। स्क्वायर नहीं होगा सर, कहां कौन से बात कर रहा भाई संतोष है? चलो अगला पॉइंट देखिए, यदि ऊंचाई और गहराई पृथ्वी की सतह से 2 बिंदु के बराबर है, मतलब क्या है, जैसे कि पृथ्वी है, आपने पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर ऊपर गए और एक बिंदु लिया ए है, और पृथ्वी की सतह से नीचे आए 10 किलोमीटर, दूसरा बिंदु लिया बी, तो उन बिंदुओं पर त्वरण समान होगा। बताइए बात सही कि गलत है? तो मेरे भाई ये वाला उत्तर जो है पूरी तरह से गलत है। क्या जितना आप ऊंचाई पर जाते हो उतना गहराई पर जाने पर त्वरण समान मिलता है? चेक कर लेते हैं ना। मान लीजिए आप h बराबर r ऊंचाई पे गए, तो g डैश का मान g ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2 से निकाल लीजिए। और मान लीजिए आप उतनी गहराई पर गए, d बराबर r, तो d बराबर r गहराई पर गए हैं, तो g डैश बराबर g ब्रैकेट में 1 माइनस d अपॉन r से निकाल लीजिए। मेरे भाई जितना ऊंचाई पर गए हो और उतना ही गहराई पे गए हो, तो दोनों से मिलने वाला त्वरण क्या समान हो रहा है? देखो, तो बच्चों मान लो इतनी गहराई पर जाते, डी का मान r रखते, तो डी का मान r रखने से g डैश कितना आएगा? 0। लेकिन यहां h का मान r रखते, देखिए सर h का मान r रखने से g डैश बराबर g/4 आएगा। तो अगर आप ये लॉजिक कह रहे हो कि जितना आप ऊंचाई पर जाते हो और जितना आप गहराई पर जाते हो, दोनों ही कंडीशन में जो बिंदु मिलते हैं त्वरण समान होता है, नहीं सर, गलत है सर। है तो जो आपने स्टेटमेंट दिया ना, उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सत्य है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है। ये लो बताइए, इस सवाल का आंसर दीजिए। तो राइट पर सेशन को शेयर भी करते रहो फटाफट, और जरूर भी लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए। समझ में आ रहा है सबको? और सारे बच्चे कमेंट कीजिए जो कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं वो भी। पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वीय त्वरण जी है, पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर बताइए त्वरण का मान क्या है? सर ऊंचाई पे जा रहे हैं ना, ऊंचाई पे, तो मेरे भाई ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो बताइए जी डैश बराबर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? जी ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2। अरे भाई आप ऊंचाई पे जा रहे हो। चलो भाई जी डैश की वैल्यू पूछी जा रही है, तो अगर मैं मेरे भाई जी डैश का मान पूछूं, जी h का मान कितना है? 32 किलोमीटर, और मेरे भाई पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर की पावर -2। ऐसे ही करेंगे सर। सीबीटी 1 में इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आता है या सीबीटी 1 में? सर सीबीटी 1 में नंद किशोर इतनी बार तुमने, फिर मैं कह रहा हूं, अरे मेरे भाई कमेंट ध्यान से लिख यार, ऐसा लिख कि मैं समझ पाऊं। लैंग्वेज ढंग से यूज कर है, शब्दों को आसान बनाइए। अरे बड़ा नहीं, मैं भी आपको बड़ा ऐसे पढ़ाने लगूं, कुछ तुम्हें समझ में आएगा? आसान बनाइए शब्दों को, है ना। चलो तो 32 को अगर हमने यहां से देखिए 6400 से कैंसिल कर दिया, तो 32 दूनी 64, 200 हो जाएगा। तो आप बताइए जी डैश बराबर क्या हो जाएगा? जी
ब्रैकेट में 1 प्लस 8/200 की पावर -2। बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब ये वैल्यू बहुत छोटी होती है तो -2 का मल्टीप्लाई आधे हो जाता है। बच्चों 8/200 बहुत छोटा है, और 8/200 बहुत छोटा है, यही रीजन है कि हम लोगों को यहां पर -2 का मल्टीप्लाई आधे करना होगा, तो ये 2/200 हो जाएगा, 2/200। अब बताओ ये 2/200 8/100 है, एक प्रकार से 1 - 8/100 99/100, तो बताइए जी डैश बराबर हो जाएगा 0.99 जी, 0.99 जी। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? सर बी वाला आंसर इस सवाल का सही आंसर होगा, है ना। तो कई बार ऐसे सवाल भी आएगा जिसमें पावर को हमें आगे करना होगा, तो पावर को जिसमें आगे करना होगा मेरे भाई वाला क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, देखो पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर बिंदु पर जहां पर वृत्तीय त्वरण का मान 8% हो जा रहा है, 8% हो जा रहा है मेरे भाई, तो आप एक फॉर्मूला और भी याद कर लो। पहले तो जब हम लोग पावर का आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर का आगे मल्टीप्लाई कर देने से फॉर्मूला जो है वो 1 - 2h/r ये भी हो जाता है। पावर का आगे मल्टीप्लाई कर देने से फॉर्मूला 1 - 2h/r। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर बिंदु की ऊंचाई जहां पर वृत्तीय त्वरण का मान इसके मान का 8% हो जाता है। मतलब मेरे भाई जी डैश का मान 8% है, तो जी डैश अगर 8% है, जी डैश हमारा कितना परसेंट है? 8% है, हरा, तो इसका मतलब जी की वैल्यू को 100 लेना होगा। और जैसे आपने कहा कि जी की वैल्यू 100 है, तो जी डैश हमारा 8 हो गया। ओके मेरे भाई ये सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो रहा, ऐसे नहीं सॉल्व हो रहा, ये सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। देखो जी डैश को आपने 8% लिया, तो हमने इसको 8/100 कर दिया, है ना, 8% हो गया। बच्चों यहां पर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 1 + h/r की पावर -2। ठीक है, चलो बताओ, अब बताइए अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो यहां 8/10, और यहां अंडर रूट ले लूं तो यहां पर अंडर रूट हो जाएगा 1 + h/r की पावर -1। पावर माइनस को उल्टा करना है, तो माइनस उल्टा करना है, तो उधर तो माइनस को प्लस बना दो, और यहां जैसे उल्टा करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो 101% h बराबर जो है वो कितना आ जाएगा? ये 1 इधर जाएगा, तो h बराबर हमारा 9r। सर h बराबर 9r, ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर सही है। राजेश क्या नहीं समझ में आया भाई? पावर आगे क्यों होती है? मेरे भाई पावर आगे इसलिए होती है, पावर आगे इसलिए होती है, जो कि मैंने पिछले वाले सवाल में किया था। सुनो, ये जो वैल्यू है ना 8/200, जब ये वैल्यू बहुत छोटी होती है तब पावर आगे करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर ये वैल्यू छोटी है तो उतना ही सेम रिजल्ट आता है जितना की पावर आगे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अगर वैल्यू बड़ी होती है तो पावर आगे मल्टीप्लाई नहीं होती। ओके भैया, चलो आगे ये लीजिए। अब ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन आप सब लोग मुझे होमवर्क में करके दिखाना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जो भी मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट दिया वो सारा कुछ जो है आप इससे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, मैं अपनी बेसिक साइंस की बुक से ये कॉन्सेप्ट ला के आपको सॉल्व कराता रहूंगा। ठीक रात के 9 बजे जो मेरा वीडियो आता है उसको आप भले ही बाद में देखिए, लेकिन पूरा देख लीजिए और कॉपी में कहीं लिख लीजिए, है ना। चलिए फिर कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, कैसा लगा कंटेंट, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। उसके साथ साथ हम लोग डेली इस क्लास को करते हैं जिससे कि आप लोगों का बेसिक साइंस भी बढ़िया होता रहे, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।